नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता वीरों का कैसा हो बसंत की मूल संवेदना। वीरों का कैसा हो बसंत महान कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की एक प्रसिद्ध कविता है जो देशभक्ति, बलिदान और वीरता की भावना को दर्शाती है। ये कविता विशेष रूप से उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा की। इसमें वसंत ऋतु का उल्लास न होकर एक वीर रस से ओतप्रोत चित्रण है, जहाँ वीरों के लिए वसंत का अर्थ युद्ध और बलिदान से है। कवित्री देखती है कि वसंत ऋतु आ गई है और वसंत के आगमन पर प्रकृति का सौंदर्य दुगुना हो जाता है। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं, परिवेश में सुगंध व्याप्त हो जाती है, भ्रमर गुंजार करने लगते हैं, कोयल पेड़ों पर कूकने लगती है, प्रेम, आनंद, उल्लास का वातावरण छा जाता है। जब कवित्री यह वातावरण देखती है तो सहज ही उनके मन में एक प्रश्न उठता है कि जो बसंत ऋतु सदा से प्रेम का प्रतीक बनी हुई है, जबकि आज हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, अंग्रेजों के अत्याचार के शासक तले पीछ रहा है, उस स्थिति में क्या ये वसंत आनंददायक होना चाहिए या कर्तव्य के प्रति सजग करने वाला, शौर्य और पराक्रम का संचार करने वाला होना चाहिए? इसी प्रश्न को उन्होंने अलग अलग माध्यमों से कविता में अभिव्यक्त किया है और कहती है कि हिमालय पर्वत से एक आवाज़ आ रही है और हमारे देश की सीमाओं के तीनों ओर से समुद्र व्याप्त है। वह समुद्र भी अपनी लहरों के माध्यम से गर्जना करता हुआ मानो यही प्रश्न पूछ रहा है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। सभी दिशाएं, भूमि, आकाश, हर जगह से एक ही प्रश्न गूंज रहा है कि वीरों का कैसा हो वसंत, यानी वसंत ऋतु आ गई है और मातृभूमि की सुरक्षा का प्रश्न हमारे सामने विकराल रूप धारण कर खड़ा हुआ है। कवयित्री को लगता है कि मानो सारी दिशाओं से एक ही सवाल गूंज कर आ रहा है कि इस बसंत में क्या वीरों को प्रेम, आनंद और उल्लास में डूबकर अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाना चाहिए या देश के प्रति कर्तव्य, मातृभूमि के प्रति कर्तव्य के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। इस द्वंद्व को वह महसूस करती है जैसे प्रकृति का कण कण ये प्रश्न पूछ रहा है। बसंत ऋतु के आने पर सरसों के फूलों से चारों ओर पीला रंग दिखाई दे रहा है और केवल सरसों ही नहीं फूली है बल्कि प्रकृति में न जाने कितने सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल खिल गए हैं और उनके फूलों की खुशबू जो मन को मोह लेने वाली है वो आनंद से हमारे हृदय को भर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कामदेव स्वयं मधु यानी माधुर्य की भावनाएं लेकर अवतरित हो गए हैं। पृथ्वी इतनी सौंदर्य से भर गई है कि जिस प्रकार पूरा श्रृंगार होने के बाद कोई भी दुल्हन बहुत सुंदर लगती है, उसका अंग अंग सौंदर्य से भरा पूरा दिखाई देता है, उसके अंग में एक प्रकार का आनंद, रोमांच, पुलक होती है, उसी प्रकार से पृथ्वी इतने सुंदर सुंदर फूलों से भर गई है कि दुल्हन की तरह प्रतीत होती है। युवतियाँ जिनके हृदय में बसंत के प्रभाव के कारण प्रेम और माधुर्य का भाव उत्पन्न हो रहा है, जब वह अपने प्रियतम के पास अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने जाती है तो वह बड़ी विरोधात्मक स्थिति देखती है कि एक और प्रकृति की यह मधुरता है, वसंत का सौंदर्य है और दूसरी ओर उनके प्रियतम वीर के वेशभूषा में है, युद्ध भूमि में जाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं, कर्तव्य पथ पर जा रहे हैं। तब प्रश्न उठता है कि वीरों के लिए वसंत ऋतु कैसी होनी चाहिए। सामान्यतः सामान्य जन के लिए वसंत ऋतु प्रेम, आनंद, उल्लास का प्रतीक है, लेकिन एक वीर व्यक्ति के लिए जिसका पहला कर्तव्य अपनी मातृभूमि के लिए होता है, उसके लिए वसंत ऋतु कैसा होना चाहिए। वसंत ऋतु के आगमन पर कोयल वृक्षों पर बैठकर अपनी मीठी आवाज़ में प्रेम और माधुर्य का संदेश दे रही है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आनंद का संचार कर रही है और दूसरी ओर युद्ध के नगाड़ों की आवाज़ है, एक और जीवन का आनंद पुकार रही है और दूसरी ओर मृत्यु, मातृभूमि पर बलिदान देने के लिए मातृभूमि पुकार रही है। एक और प्रेम और माधुर्य का रंग है तो दूसरी ओर रण यानी युद्ध की पुकार है। जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ मिलने के लिए आए हैं। अब बड़ी विकट समस्या है, बड़ी असमंजस की स्थिति है कि एक वीर के सामने कि जीवन को अपनाए या मृत्यु को आलिंगन करे, क्योंकि मृत्यु में कर्तव्य है, जीवन में आनंद है। ये ऐसी कश्मकश हो गई है और
कवित्री फिर प्रश्न करती है, वीरों का वसंत आखिर कैसा होना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि प्रेम की पुकार को वीर ग्रहण करे और उसके फलस्वरूप प्रेम पूर्वक अपनी प्रियतमा की बाहों को अपने गले का श्रृंगार बनाए, या युद्ध भूमि में जाकर रण को अपनाकर तलवार की धार को अपने जीवन का अंग बनाए, अर्थात जीवन को आनंद में डुबोकर मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम को भुला दे, अपने कर्तव्य को भुला दे, या फिर कृपाण के प्रहार को अपनी गर्दन पर सहने के लिए तत्पर हो जाए। प्रेम आनंद जीवन को ठुकराकर बलिदान के पथ पर अग्रसर हो जाए, ताकि वह अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सके। अब प्रश्न यह है कि वह चंचल चितवन का आघात सहन करे यानी प्रेम में डूबे, या धनुष बाण का आघात सहन करे, युद्ध भूमि में जाए। वह प्रेम के रस में, आनंद के रस में डूबकर अपने आप को मस्ती में डुबो ले, या जो शोषित और पीड़ित हैं उनके रक्षा के लिए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। अब ऐसी ही कठिनाई से समाप्त किए जाने योग्य समस्या है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। कवित्री अतीत को संबोधित करते हुए कहती है कि हे शौर्य और पराक्रम से भरे भारत के अतीत, अब अपनी चुप्पी छोड़ दे, चुप मत रहे, जाकर अपनी शौर्य और पराक्रम की जो गाथाएं हैं उनको इस परिवेश में गुंजायमान कर दे, ताकि आज का नवयुवक उनसे प्रेरणा ग्रहण कर कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़े। वह लंका से भी आह्वान करती है कि लंका, तू ही बता कि आखिर तुझ में आग क्यों लगी। यह व्यंजित है क्योंकि तूने शोषण किया, अत्याचार किया, आतंक का प्रतीक बन गई है, इसीलिए तुझ में आग लगी है। तू अपने इतिहास को खोलकर आज के नव युवकों के सामने बता, ताकि वे कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ सके। हे कुरुक्षेत्र की भूमि, अब तू भी जाग जा, क्योंकि अब वह अवसर आ गया है जब तू अपने युद्ध के अनुभव नव युवकों, आज के पीढ़ी को बताए, क्योंकि कुरुक्षेत्र महाभारत के युद्ध की साक्षी है। तूने वो सारी घटनाएं अपनी आंखों से देखी है, तो हे कुरुक्षेत्र, अब तू ही बता, ताकि वीर अपने कर्तव्य के प्रति प्रेरित और जागरूक हो सके। हे दुर्ग, सिंहगढ़ के दुर्ग, तू अपने भीतर छिपी हुई शौर्य और पराक्रम की गाथाओं को अभिव्यक्त कर। हल्दी घाटी के शिलाखंडों, तुम्हारे जो अनुभव है युद्ध के विषय में, शौर्य और पराक्रम के विषय में, उन्हें भी बताओ। हे हल्दी घाटी, तू प्रताप के शौर्य और पराक्रम पर गर्व कर, और हे सिंहगढ़ के दुर्ग, तू तानाजी के शौर्य और पराक्रम पर गर्व कर, और तुम दोनों मिलकर उन महाराणा प्रताप, तानाजी, शिवाजी के शौर्य और पराक्रम की जितनी भी स्मृतियाँ तुमने संचित कर रखी है उन्हें आज परिवेश में जीवंत कर दो, ताकि आज की युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके। पुराने समय में जब युद्ध भूमि में योद्धा जाते थे तो उनके उत्साहवर्धन के लिए, उनके शौर्य और पराक्रम को जागृत करने के लिए भूषण और चंद्रवरदाई जैसे महान कवि हुआ करते थे, जो अपनी रचनाओं से उनमें ओज गुण का संचार करते थे। लेकिन अब परिस्थितियां, समय, परिवेश बदल गया है, तो अब ना तो भूषण जैसे कोई वीरता और ओज की कविता गाने वाले हैं, और ना ही चंद्रवरदाई जैसे गायक हैं जिन्होंने पृथ्वीराज के रग रग में छिपी जो शौर्य और पराक्रम की ज्वाला थी उसे जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी भूषण और चंद जैसे कवि अपने कविता के माध्यम से कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाले कोई भी कवि आज के वातावरण में नहीं है, और ना ही ऐसी कोई कविता है जो सोई हुई चेतना जिसमें विद्युत जैसी गति भर दे, जो शौर्य और पराक्रम के ज्वलंत अग्नि उत्पन्न कर दे, ऐसी कोई कविता नहीं है। और आज अंग्रेजों का शासन है और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता आज के साहित्यकार, लेखक, कवि को नहीं है। आतंक का अंकुश है, वे स्वतंत्र अभिव्यक्ति भी नहीं कर सकते। इसलिए अब भूषण और चंद जैसे कवि चाहकर भी अपने भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर हे सिंहगढ़ के दुर्ग, लंका, कुरुक्षेत्र के रणभूमि, तुम नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? हमारे इस प्रश्न का जवाब कौन देगा कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए?
वीरों का कैसा हो वसंत केवल एक कविता नहीं बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत है। इसमें देशभक्ति, बलिदान और राष्ट्र प्रेम का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। यह कविता हमें बताती है कि जब तक हमारा देश स्वतंत्र और सुरक्षित नहीं, तब तक बसंत का आनंद अधूरा है। वीरों का वसंत रणभूमि में विजय प्राप्त करने का संकल्प है, न कि केवल प्रकृति की सुंदरता का उत्सव। धन्यवाद।